बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज मैं आपके सामने पेश करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल, इंतखाबात होंगे तो कब होंगे और इंतखाबात से पहले जोड़ तोड़ के मराहिल में क्या हो रहा है। दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के अंदर तोड़फोड़ शुरू होती हुई नजर आ चुकी है, बड़ी अयां हो चुकी है। 2 सीनियर रहनुमा अलहदा हो जाएंगे या अलहदा किए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी स्टोरी हमारी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से होगी। सऊदिया, IMF, UAE तमाम की तरफ से मदद आने के बाद हमें लॉन्ग टर्म की तरफ देखना है, उस हवाले से बात करेंगे इसके बाद। शो का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। बुखारी साहब, मैंने आपकी कुछ स्टेटमेंट्स सुनी है और पढ़ी हैं। उन स्टेटमेंट्स के अंदर आपने कहा है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि हमारी तरफ से मामला चला गया, अब ECP ने डिसाइड करना है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए या किस टाइम पर होने चाहिए। लेकिन उसके साथ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ साहब की स्टेटमेंट आई है कि ये इंतखाबात टाइम पर होंगे या तातुल का शिकार होंगे, या उसी टाइम पर डिसाइड किया जाएगा। गैर साहब, कहीं पीपल्स पार्टी और PMLN में इस बात के ऊपर इत्तफाक राय में कुछ कमी तो नहीं है कि इंतखाबात कब होने? देखिए, अपेरेंटली जैसे आपने रेफ़र किया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ या मेरे हवाले से सेक्रेटरी जनरल के हवाले से जो बात है और उनके लॉ मिनिस्टर की जो है, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि हमारा मौक़िफ़ और है और लॉ मिनिस्टर का मौक़िफ़ और नज़र आ रहा है आपको, तो उसमें मेरे कोई बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन प्राइमरीली हम समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आइन बालादस्त है और आइन के मुताबिक मामलात चलने चाहिए, तो फिर वो टर्म जब पूरी हो रही है तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज़ इलेक्शन होने चाहिए। और एट दी मोस्ट, मतलब अगर अर्लियर फॉर सम रीजंस अर्लियर ये डिज़ोल्व कर देते हैं तो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ अनदर 30 डेज़, मज़ीद 30 दिन आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो भी मैं उसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। आपकी जमात इंतखाबात चाह रही है और आपकी जमात जो है इस हुकूमत की बड़ी इंपॉर्टेंट जमात है, और वो जमात जिसके प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे वजीर आजम हैं, वो जमात इंतखाबात नहीं चाहते हुए बज़ाहिर नजर आ रही। कुछ स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है। किन बातों पे पीपल्स पार्टी ने PMLN को कन्विंस करने की ट्राई की कि ये वजह है कि आपको इंतखाबात जल्दी करने चाहिए, और ये जो आप वजह बता रही हैं ये वजह ठीक नहीं? देखिए जी, बात कन्विंस करने की बात नहीं है, बात है आइन की। और आइन में यह है कि जब असेंबली टर्म पूरी करे तो विद इन 60 डेज़ इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये बड़ा ऐसे ट्रिकी सा मामला करने की कोशिश होगी कि 4 दिन पहले आप डिज़ोल्व कर दें और फिर यू गेट अनदर 30 डेज़। मैं समझता हूँ कि जो स्पिरिट है इस प्रोविजन में कि रेजोल्यूशन पे 90 डेज़ हों और जब टर्म पूरी हो तो 60 डेज़ हो, उसका रीजनिंग है। उसके रीजनिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन को अब्रप्टली अगर डिसोल्यूशन आए तो उसको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए ताकि वो प्रेपरेशन कर ले। प्रेपरेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं करनी होती। और अगर टर्म पूरी हो तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि टर्म कब पूरी हो रही है और विद इन 60 डेज़ नेक्स्ट टाइम में उनको इलेक्शन कराना है, और कम अज़ कम उनको दे नीड ऑलमोस्ट 54 डेज़ फॉर द शेड्यूल ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़े है। अगर लैंड उसकी इलेक्शन रिफॉर्म्स की कोई बात है तो वो कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, एयाज सादक साहब उसको हेड कर रहे हैं और उस पर हमारी नुमाइंदगी भी है। अगर कोई लॉज अमेंड करने हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मौजूद हैं, उसमें अमेंडमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन जो पिछली अमेंडमेंट आई इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है तो वो डेट दे दी जाएगी। असल इशू आएगा कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट, असल रोल शुरू होता है केयर टेकर गवर्नमेंट का। रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर टेकर गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है टू होल्ड फ्री ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शंस।
गवर्नमेंट जो है, हम जो बैठे हैं उस गवर्नमेंट में या कोई और जमात बैठी है, उनका रोल 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। सही, वो तो इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगी। राइट। अच्छा नईर बुखारी साहब, आपकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मेरे सामने है। आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मुस्तकिल नहीं होती हैं। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तो सारी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की किसी ना किसी दौर के अंदर बनाई हुई हैं, चाहे आज से 1 दहाई पहले हो, 2 दहाई पहले हो या 5 दहाई पहले हो, तो सारी जमातें मुस्तकिल नहीं है। मतलब जो एस्टैब्लिशमेंट की, मेरी जमात तो एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई नहीं है। इल्जाम लगाते हैं लोग आपकी जमात के ऊपर। 67 नहीं, गिव अस सम सॉलिड रीजन फॉर दैट ना। अयूब खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अयूब खान की वजारत को ठोकर मार के बाहर आ गए और जमात बनाई, और फील्ड मार्शल अयूब खान पूरे आबोताब के साथ मौजूद था इक़्तिदार में। और फिर 1969 मार्च में उन्होंने इक़्तिदार से वो अलहदा हुए, और फिर जब याह्या खान आए तो याह्या खान पीपल्स पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो तो दीगर जमातों को सपोर्ट कर रहे थे। तो कभी भी पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ना तो उसकी बुनियाद रखी गई, ना सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती तो 1988 में पंजाब की गवर्नमेंट हमारे पास क्यों ना होती। क्या आप देखें कि जिसकी नेशनल असम्बली में अक्सरियत हो और पंजाब से भी अक्सरियत से सीटें जीतें, उसको प्रोविंशियल से हरा दिया जाता है या उसकी सीटें कम कर दी जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर वो बनाएगी, उसका वजूद आज भी कायम है। बाकी दीगर जमातों के बारे में आप उनसे पूछ रहे हैं। मोस्टली लोग आपसे एग्री करते हैं, लेकिन लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट ओवर हियर। लोग ये कहेंगे कि पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो बने वो भुट्टो साहब बने, अयूब खान साहब के बड़े करीब थे, ठीक है, बाद में कुछ रिफ्ट्स हुई, लेकिन सारी जमातें ये कहेंगी कि देखिए बाद में तो हमारी भी रिफ्ट्स हुई, शुरुआत तो इसी तरीके से हुई। हाउ वुड वी एक्सप्लेन दैट? Yes, I will explain to you. बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एस्टैब्लिशमेंट ने मिन्नत करके बुलाया यूनाइटेड नेशन से, मिन्नत करके भेजा अपना केस लड़ने के लिए। फ़ौज उस वक़्त फंस चुकी थी क्योंकि फ़ौज के जर्नैल इक़्तिदार में थे और 90,000 कैदी उधर ईस्ट पाकिस्तान में आ गए थे जो आज बांग्लादेश है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एबिलिटीज़, उसकी एनर्जीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इस्तिफ़ादा उससे हासिल करते हुए तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको यूनाइटेड नेशन भी भेजा और फिर इक़्तिदार भी उनके हवाले किया। सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आप देखिए, उस वक़्त आइन था नहीं, उस वक़्त लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर वो इक़्तिदार जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दिया गया, उसी इंस्ट्रूमेंट के नीचे दिया गया। और फिर आप ये देखें कि विदिन 5 मंथ्स बल्कि लेस दैन 5 मंथ्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया इस मुल्क को। अप्रैल 72 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो पीपल्स पार्टी तो इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं रही, ये दीगर जमातें रही हैं, और जो जो रही हैं मैं उनका नाम लेके बता सकता हूँ। नाम ले, बिल्कुल, मेरा प्लेटफॉर्म आपके सामने हाजिर है। प्री पार्टीशन यूनिस्ट पार्टी थी, आफ्टर पार्टीशन रिपब्लिकन थी सिकंदर मिर्ज़ा वगैरह की, उसके बाद अयूब खान की कन्वेंशन लीग थी, और उसके बाद दीगर जमातें भी थीं जो आजकल सुकड़ के एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील तक रह गई हैं। और वही सूरत हाल आपको देख रहे हैं, ये 2011 से पहले तो पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्या एग्जिस्टेंस था इमरान खान का 2011 जब उसको सपोर्ट मिली इस्टेब्लिशमेंट की और बसाखियाँ मिली? उससे पहले इमरान खान की जमात कहाँ खड़ी थी? नईर बुखारी साहब, 97 में इलेक्शन इमरान खान इस्लामाबाद से। नईर बुखारी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वजूद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा और ये जमात जो थी अभी जो मखदूश है वो बिल्कुल ही मुनहदम हो जाएगी। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि पीटीआई का वजूद नहीं रहेगा आने वाले वक्तों में, या बिल्कुल ही माइनर रहेगा? क्योंकि यही बात 2018 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बारे में बोली जा रही थी कि इनकी सियासत पे कांटा पड़ गया।
ये तो खैर ये आप बता रही हैं ना, कांटा पड़ गया 2018 में, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी 2018 में थर्ड टर्म पे सिंध में भी जीत के आई और बाकी सूबों से भी सीट्स उन्होंने हासिल की। लेकिन ये आप देखें कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो आपके सामने है। कहाँ है आज रिपब्लिकन, कहाँ है आज कन्वेंशन लीग, और कहाँ एग्जिस्ट करती है क्यू लीग आज, कन्फाइंड टू ओनली टू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ एग्जिस्ट करती है, और कहाँ एग्जिस्ट करेगी ये पीटीआई जिसका आगाज़ ही 2011 में एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया लाहौर का जलसा करवा के। उससे पहले 97 का इलेक्शन इमरान खान ने इस्लामाबाद से लड़ा, रिजल्ट निकाल के देख लें कितने वोट्स लिए उसने, राइट। और 2002 में पूरे पाकिस्तान में 1 सीट ले सके, वो भी जनरल मुशर्रफ की मेहरबानी की वजह से। तो पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसको तो पॉलिटिकल कैनवस पे 2011 ऑनवर्ड लाया गया, और वो कैनवस जो है अब वो उससे फारिग हो गए हैं वो। फेयर एनफ। बुखारी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की। हमारे साथ क्योंकि नैयर बुखारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा है। बुखारी साहब, एक आपकी जमात की सियासत भी है। आपकी जमात की सियासत वैसे तो देखने में बड़ी स्टेबल लग रही है, लेकिन अंदरूनी जगहों पर खलफशार भी नज़र आ रही है। 2 बड़े सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि आपके कॉलीग्स रहे, सीनियर कानूनदान है लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, पीपल्स पार्टी की लाइन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी में? इतने सीनियर रहनुमाओं की तोड़फोड़ तो बड़ा कंसर्निंग मैटर नहीं है? पहले बुनियादी बात है, ये सवाल तो बनता है लतीफ़ खोसा साहब से और एतजाज़ साहब से आपका, कि उनसे पूछे वो कहाँ खड़े हैं और वो उनका मौक़िफ़ क्या है अपनी जमात के बारे में, अगर वो जमात को समझते हैं कि उनकी जमात है, या पीटीआई के बारे में, क्योंकि ये वो जमात है जिन्होंने हमेशा उनको इज़्ज़त एहतराम दिया। वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही पार्लियामान में गए और बहुत अहदे भी उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। और आज अगर वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से अलहदगी इख्तियार कर गए हैं तो उसका रीज़न क्या है, उनसे रीज़न ज़रा पूछ लिया जाए। हमारी पार्टी तो बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है, हम तो अपने इश्यूज़ को अपने सीईसी में डिस्कस करते हैं, और उनके बारे में मुझसे पहले भी सवाल होता रहा, और वो हमारा जो पंजाब चैप्टर है उन्होंने उनके बारे में कोई नोटिस उनको इशू किए, क्योंकि हमारी जमात के जो रूल्स हैं, अंडर द रूल्स हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो होता है वो कंसर्न होता है उस मेंबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, कि ही हेड्स दैट, और वो उसके नीचे ही वो काम करते हैं। ओहदा बेशक आपका बड़ा हो जाए, लेकिन ये दोनों सीईसी के मेंबर्स हैं। तो हमारे पंजाब चैप्टर ने कोई सस्पेंशन की, उनको नोटिस दिए और उनकी कॉपी हमें भेजी है मुझे बतौर सेक्रेटरी जनरल, तो हम उसको बिल्कुल एग्ज़ामिन करेंगे। जो पंजाब पार्टी का मौक़िफ़ है, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और उन्होंने उनकी मेंबरशिप सस्पेंशन की लतीफ़ खोसा साहब की, तो इट विल बी एग्जामिन्ड इन आर सीईसी। अभी सीईसी की मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन सवाल तो उनसे बनता है कि वो पीपल्स पार्टी से उनकी पॉलिसीज़ से अलहदा पॉलिसीज़ क्यों इख्तियार की हैं उन्होंने। अगर इख्तियार करनी थी तो अपने फोरम पे बैठ के बात करते हैं, बुखारी साहब और वो बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं तो मेजॉरिटी डिसीजन होता है। वो बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइन के मुताबिक सही नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ ये 2 बंदे आइन के साथ खड़े हैं, या इनको आइन की ज़्यादा समझ है दोनों को, और बाकी जो लोग पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कई मरतबा पार्लियामेंट में बैठे रहे, कई साल बैठे रहे, बशमूल मेरे, आप क्या समझते हैं हम आइन के साथ नहीं है? हमारी जमात ने तो आइन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। बुखारी साहब मैंने तो आपके सामने मेरी जमात ने आइन की
जी ने दे दिया ना, लेकिन उनसे सवाल करें ना कि आइन को सिर्फ आप समझते हैं पीपल्स पार्टी में, कि बाकी किसी को आइन की समझ नहीं। पीपल्स पार्टी की वो जमात है जिसने आइन की बालादस्ती के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दी, कारकुनों ने दी। मैं समझता हूँ कि उनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त मौक़िफ़ नहीं है, और अगर वो जमात में हैं तो जमात की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करें, और जमात की पॉलिसीज़ जमहूरी अंदाज से की जाती हैं, बनाई जाती हैं। राइट। मेजॉरिटी डिसीजन ऑलवेज प्रिवेल्स इफ दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, इफ दे बोथ ऑफ देम बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो फिर डेमोक्रेसी में जमहूरियत में जो अक्सरियत का फैसला है वो मौसर भी होता है और वो काबिल अमल भी होता है। अच्छा नैयर बुखारी साहब, अगर हाइपोथेटिकली मैं आपके सामने दोनों सिचुएशंस रख देती हूँ, अगर तो वो लोग मान जाते हैं कि नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हिसाब से हम पब्लिकली बात करेंगे और जो प्रॉब्लम्स हुए वो हम पर्सनल डिस्कस करेंगे या सीईसी की मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तो मामला स्मूथ हो जाएंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन अगर वो नहीं मानते या वो अपने तरीका जो उनका अभी इस टाइम पर है या मौक़िफ़ है उस पर डटे रहते हैं और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक आइनी जमात होने के बावजूद, एक आइन बनाने वाली पाइनियर जमात होने के बावजूद भी इस टाइम पर आइन की पासदारी नहीं कर रही, then what will happen? देखें ना, अगेन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम कि कैन दे डिक्टेट अ मेजॉरिटी? इफ दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो अक्सरियत की बात मानी जाती है, तो फिर जो अक्सरियत की जमात का मौक़िफ़ है उनको मानना चाहिए। अगर वो अगर डेमोक्रेट हैं, अगर वो डेमोक्रेट नहीं है, वो नहीं रहना चाहते, देन टेक अ डिसीजन कि दे आर विद द पार्टी और दे आर विद नॉट विद द पार्टी, लेट देम डिसाइड इट ना। सही। बुखारी साहब, लास्ट सवाल, इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर सियासी इज़्तिराब है, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की मईशत, माशरत, पाकिस्तान की हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली ख़राब होता है। आपको लगता है कि बावजूद इसके कि तमाम सियासी जमातें इस टाइम पे कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हुई नज़र आ रही हैं, या एटलीस्ट कहीं ना कहीं हर सियासी जमात के अंदर आपसी इख्तलाफात मौजूद हैं, उसके बावजूद भी तमाम सियासी जमातों को और स्टेक होल्डर्स को बैठ कर इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि मामलात को या इस मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना है, अपने इख्तलाफात को पीछे रखते हुए, अनाओं को पीछे रखते हुए? देखिए, बात ये आपने सजेस्ट की, जो सिचुएशन है अभी मुल्क की पर्टिकुलर इकनॉमिक सिचुएशन, उसके लिए तो हमारी जमात ने, मेरी क़यादत ने तो 2018 के आगाज़ में कह दिया था कि लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। तो जो नहीं काम करना चाहता था उसके साथ तो हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसको नेशनल इंटरेस्ट कभी भी अजीज़ नहीं था। अगर अजीज़ होता तो 4.25 साल में इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद ना करते। वो 4.25 साल अपना कोई हाथ बढ़ाते अपोजिशन की तरफ और बैठ के गुफ्तगू शनीद करते। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन पार्टीज होना ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हमारे अपने मौक़िफ़ है, हमारे अपना मौक़िफ़ है रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, सॉलिडारिटी स्ट्रेटजीज़, हम खुद अपनी जमात सोचती है, और जो बाकी जमातें हमसे एग्री करेंगी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो अपने अंदाज से समझते हैं, हम अपने अंदाज से समझते हैं। We can sit together. Right. Nayar Bukhari Saab, thank you very much for joining me in the show. It's always a pleasure having you and getting to hear your analysis. अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस करेंगे। See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, सियासत के बाद मईशत की तरफ बढ़ते हैं, और मईशत एक ऐसी चीज़ जो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की। चाहे आप जितने मर्जी ताकतवर हों, लेकिन मईशत कमज़ोर हो जाए तो मुल्क के अंदर एक अजीब सी जानी कैफियत पाई जाती है, और इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर एक ब्रीदर मिला है।
आईएमएफ के से मामलात तय होने के बाद इकोनॉमिक ब्रीदर ज़रूर मिला है। फॉरेक्स के मामलात जो टाइट हो गई थी, लिक्विडिटी इश्यूज थे पाकिस्तान के, वो हल ज़रूर हुए हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डॉलर की कदर के अंदर कमी में, स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी में, और गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो कमी आई है उसके अंदर, और ओवरऑल भी। लेकिन ये याद रहे कि हमने ये कर्ज लिया है, हमें ये वापस देना है, और जब ये वापस देना होगा तो उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखना जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स के हवाले से, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स कब तक करते आएंगे, ये सवाल है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद हसन इज अ सीनियर इकोनॉमिस्ट, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज ऑल्सो वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस हैं। आबिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी, ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं हम कब तक ये करते आएंगे? आपकी नज़र में ये जो अभी इस टाइम पर आईएमएफ से मामलात तय पा गए हैं, उसके बाद फिर सऊदी अरब से 2 अरब आ गए, यूएई से 1 अरब आ गए, फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो अपनी जगह पर, इससे ब्रीदर तो मिल गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या करेंगे आबिद साहब? हम लॉन्ग टर्म तो इस तरह से नहीं चल सकता। देखिए, it's difficult to say, but if history is any guide, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो IMF is always the bandit, दूसरा ये है कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो 30 साल से ऐसे हैं। ये मुज़म्मिल बात करेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, आप 2005 के मैं तो वर्ल्ड बैंक में था ना, डैमनिंग रिपोर्ट थी डायरेक्टर्स की वर्ल्ड बैंक की, जब हम आखिरी वर्ल्ड बैंक और IMF ने फिर 2008 में जब हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2018, 2000 सबके when IMF pulled the plug, or there was a pause in the arrangement, उनकी आखिरी रिपोर्ट is damning for all governments. But that's besides the point. इशू ये है कि देखें, दो फंडामेंटल चीजें जो 30 साल से इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता लेके डूब रही हैं। एक है फिस्कल साइड पे कि हमारी गवर्नमेंट के खर्चे आर वे बियॉन्ड और टैक्स कैपेसिटी। ये हाउस होल्ड भी अगर ये करे तो हाउस होल्ड बैंकरप्ट, पता नहीं 10 दफा बैंकरप्ट हो जाए। अभी मैं सोच रहा था अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं बड़ी अमीर हो गई हूं, एंड बट यू इन द सेम ब्रेथ आप सोचेंगे भाई मैंने 1 करोड़ वापस करना है। ये जो है ना, ये गवर्नमेंट में नहीं है वो सोच। दे विल बी बोरोइंग स्पेंडिंग। किसी को स्लीपलेस नाइट्स नहीं है। पिछले 30 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि जी हम बोरो कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, ये वापस कब किसने करना है? मतलब ठीक है, वी हैव सम गुड फ्रेंड्स आउटसाइड द कंट्री हु आर विलिंग टू बेल अस आउट, बट मुझे तो नहीं लगता पिछले 30 साल में कोई फंडामेंटल रिफॉर्म हुआ। देखिए टैक्स टू जीडीपी वहीं का वहीं खड़ा है। अच्छा आबिद साहब, ये जो आपने बात की है ना कि वी हैव फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों को भी उतना ही मजबूर किया जाए कि वो फिर दोस्ती छोड़ने पे मजबूर ना हो जाए। मुज़म्मिल असलम साहब, आपकी गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट में भी, इससे पहले गवर्नमेंट में भी कैसे यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे, और अब तो वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे IMF की तरफ जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन IMF की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन अल्टीमेटली सारी गवर्नमेंट्स का गेम प्लान हमें वही नज़र आता है। व्हेन आर वी गोइंग टू चेंज दिस गेम प्लान, और कब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे? व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर दैट? देखिए, उसमें बड़ी पर्टिनेंट बातें की हैं अभी आबिद साहब ने। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक चीज होती है कि आपकी एबिलिटी ना, वो तो मिसिंग है। आपने देख ही लिया कि हमारे जितने भी सियासी लोग होते हैं वो इतने ज्यादा एबल नहीं होते और कहीं ना कहीं फ्लॉज होते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपकी जो है विलिंगनेस भी नहीं है, और यही मैसेज सूबों में भी जा रहा है। सूबे जो है वो भी, क्योंकि जब से 18वीं तरमीम हुई है उनको इतने पैसे मिलते हैं, 58% आपके मुल्क का टैक्स उनको मिल जाता है, और वो जो इधर वफाकी हुकूमत अगर टैक्स बढ़ा भी ले तो उसका 60% तो नीचे चले जाता है, तो वो आप अपने कर्ज कैसे उतारेंगे? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है हमारे मुल्क में, और विद स्ट्रक्चरल इश्यूज, विद ये जो कैपेसिटी इश्यूज जो मैंने आपको बात बताई और विलिंगनेस वाले, इन तीनों चीजों को जब एक साथ मर्ज करके एड्रेस नहीं करेंगे तो जो डॉक्टर साहब ने बात बोली और आपने बोली कि हम कर्ज लेते रहेंगे और एक टाइम आएगा, जो ये साल आ चुका है,
कि हमारे नेट फेडरल रेवेन्यूज जो है उससे ज्यादा हमारी डेट सर्विसिंग है। तो यानी कि आप जो आमदनी है उससे ज्यादा सिर्फ सूद की अदायगी अगर कर रहे होंगे तो फिर मैशत में तो बचा ही नहीं ना कुछ। अच्छा, तो ये वैसे अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। सूद तो वैसे ही फंसा देते हैं और पाकिस्तान इस टाइम पे फंस चुका है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कैपेबिलिटी यानी कैपेसिटी और विलिंगनेस पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं है। इसमें आप पीटीआई के लीडर को भी शामिल कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब? आई जस्ट वांट टू कंफर्म। देखिए, मैं आपको, जब कोalition हुकूमत होती है ना तो फिर वो पीटीआई वीटीआई कुछ नहीं रहता और एक प्रेशर होता है अपनी हुकूमत को सस्टेन करने के लिए। और हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है मुल्क में कोalition या डिक्टेटरशिप आई है तो वो भी वीक लाइक होती है कि उनको डर होता है कि वो जो है क्योंकि नॉन इलेक्टेड होती है तो वो भी पॉपुलर मेजर्स लेती है ताकि पब्लिक खामोश रहे। और जब ये जो आती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो ये वैसे ही इतनी वीक आती है, कोalition आती है तो वो कोalition पार्टनर इसको खुश उसको खुश। अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल आप देख लेंगे, इन्होंने एमएनएस को जो है 100 कुछ अरब रुपए 20 अरब रुपए दिए थे 30 जून से पहले, और 30 जून के बाद क्योंकि 12 अगस्त को जाना है फिर जो है 35 अरब रुपए रिलीज कर दिए सिर्फ एक महीने के अंदर। तो जब इस तरह के काम हो रहे होंगे, कोई आता है गैस कनेक्शन की बात करता है, हमारी हुकूमत भी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि पेशावर वाले आके हमने गैस पाइपलाइन पे पाबंदी लगाई थी कि नए गैस कनेक्शन नहीं देंगे। और जो है पेशावर की जो हमारे एमएनएस नाम नहीं लूंगा वो लड़ रहे थे आगे, प्राइम मिनिस्टर से शिकायत करते थे। कराची से आ जाते तो लोग वो अलग करते थे, काफली वाले अलग करते थे, पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स अलग जो है। तो इस तरीके से तो नहीं मुल्क चल सकता। बिल्कुल मैंने आपको क्या कहा, फॉल्ट लाइंस बहुत फ्लॉज है इसमें सिस्टम में। अब उसमें आप कहेंगे कि इमरान खान ने बोला था, ये नवाज शरीफ ने बोला था, ये जरदारी ने बोला था, सही नहीं होगा। ठीक, ये होल्ड पे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन फॉल्ट लाइंस को आबिद साहब हम लोगों ने फिलअप करना है क्योंकि इन फॉल्ट लाइंस के बगैर आगे चला नहीं जा सकता। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इन फिशर्स को कैसे फिलअप किया जाए कि डिक्टेटरशिप, एज मुजम्मिल असलम साहब ने सेड, डिक्टेटरशिप भी काम नहीं की, डेमोक्रेसी भी काम नहीं की पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। मतलब इसका कोई अनेका टेक्निकल सॉल्यूशन कोई नहीं है। अच्छा, सोसाइटी एज अ होल, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो आपकी स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी सिविल सोसाइटी है, कलेक्टिवली जो है ना ये मेजर फॉल्ट लाइंस जिस तरह मुजम्मिल ने कहा, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। यहाँ रेवोल्यूशन में कोई स्टेप नहीं हो सकता जब आपकी इतनी सोसाइटी डिवाइडेड हो जाए और डिफिकल्ट चॉइसेस है। देखिए बड़ा सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विच इज वेरी टेलिंग। आप इस वक्त अपनी जो आपकी 3 गैस कंपनीज है, ओजीडीसी, पीपीएल, हमारी जो प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पता नहीं 3-4 डॉलर दे रहे हैं पर एमएमसीएफ। कतर से आप $10 की ले रहे हैं। इट्स इंसैनिटी। ठीक है, आपको कतर से लेनी पड़ेगी क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म वहीं से गैस आएगी। तो ये आपने 50 साल सस्ती गैस की बेसिस पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगी, हाउस होल्ड को गैस मिली, मतलब वो क्या इंडस्ट्री को मिली। अब उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता रिट्रैक्ट करना है। ये हो ही नहीं सकता कि आप अगर एनर्जी इंपोर्टर हैं तो आप डोमेस्टिक एनर्जी की प्राइस इंपोर्ट से कम रखें, बट हमने 50-60 साल ये किया। तो इसी तरह वाटर का ले लें, एग्रीकल्चर का ले लें, आपका कॉटन यील्ड जो है 15 साल में मतलब 1/3 या हाफ हो गई है। किसी को भी nobody is accountable कि ये कैसे हुआ। So all I'm saying is कि देखिए the answer is not कि कोई यहाँ रेवोल्यूशन आएगी और सडनली कॉटन की यील्ड डबल हो जाएगी। एक पाथ है, उस पे आप रहें और आहिस्ता आहिस्ता वर्क टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए ताकि ब्रीदिंग रूम मिले, प्राइमरली वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक है उनका। और दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हम हर वक्त हर लीडर चाइना को फॉलो करें। देखिए चाइना इज नो एग्जाम्पल फॉर अस। चाइना में 1 बिलियन पीपल, 1.5 बिलियन पीपल लिसन टू अथॉरिटी। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। You cannot do those things.
What we have to learn is कि इंडिया और बांग्लादेश पिछले 15 साल में किस तरह 20 साल में हमसे आगे निकल गए। उनकी सोसाइटी भी बड़ी मेसी है, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम भी मेसी है, but yet they did something over 20 years. In every indicator, they're twice as better than Pakistan. ठीक। अब साहब, you're very rightly pointing out towards a very important issue. मुज़म्मिल हसन साहब, अगर किसी एक, क्योंकि बेबी स्टेप्स ही लेने हैं, अगर किसी एक साइड से आगाज़ किया जाए तो वो हमें एक थोड़ा सा आगाज़ नज़र आ रहा है। ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की साइड के ऊपर इस टाइम पे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट बड़े कीनली इसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। एंड वी नो कि पाकिस्तान की बहुत सारी इम्पोर्ट्स के मामले में खाने की वो चीज़ें जो कि हम लोगों को अपनी पैदावार के ज़रिए कर रहे होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये बेबी स्टेप सही बेबी स्टेप है, इन द राइट डायरेक्शन है, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, इट्स टू अर्ली टू से, बट मेरा अपना ख्याल था कि इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए था। जैसे मुल्क में जितने भी कारखाने जहाँ पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, वहाँ पे अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलती है। मिसाल के तौर पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, आपकी जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लें, केमिकल इंडस्ट्री ले लें, ठीक है ना। जहाँ पे हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और इस तरह के रेड टेपिज्म आ जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इनकी सिर्फ गाइडेंस हो, इनकी सिर्फ जो है रेगुलेटरी वो हो, और इनकी जो है सिर्फ इस पार्टनरशिप में जो है असिस्टेंस हो फॉर रिसोर्सेज। इसमें इनकी अगर रेवेन्यू में शेयरिंग होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, और जब रेवेन्यू में शेयरिंग होती है तो फिर आपको पता है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि चाहे गवर्नमेंट हो, मेरा मशवरा है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, इट्स गुड कि दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये 2011 में जब 18वीं तरमीम हुई थी तो एग्रीकल्चर चला गया था सूबों के पास, और असूली तौर पे जो है वहां से डबल आउटपुट हो जाना चाहिए था जितनी भी हमारी पैदावार थी। लेकिन सूबों ने सिर्फ जो भी वसाइल मिले तनख्वाहें बांटने में 50 से 60% जो सूबों को बजट जाता है वो तनख्वाह बांट देते हैं उसमें, और जो हर साल जो उनका बढ़ता है उसका भी जो इतना जो है ना वो तनख्वाह में ले जाते हैं। तो पहले तो ये एड्रेस करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर होनी किधर चाहिए। मतलब अभी सूबों के पास है तो इसको किस तरह जो है कंट्रोल करेंगी। वफाक जब एक बजट दे चुकी है सूबों को, फिर ऊपर से वापस खर्च करेगी। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पैसे अपने लगाएगी तो फिर रेवेन्यू शेयरिंग होगी और मसाइल होंगे। तो अभी मतलब I'm not too certain, मेरे सामने इसका कोई मॉडल नहीं है कि मैं कहूँगा it will be a success. Fair enough. मुज़म्मिल हसन साहब, thank you very much. डॉक्टर आबिद हसन साहब, thank you very much for joining me in the show. एक बात तो तय है कि हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बजाय इकोनॉमिक एवोल्यूशन की तरफ जाएं और सिर्फ सीधी कर लें तो पाकिस्तान को अभी जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है इसका हम बहुत बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे इन द लॉन्ग रन। वी हैव टू कीप द आई ऑन द प्राइज़, और प्राइज़ ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए। IMF या किसी भी लोन के चुंगल से छुड़वा कर अपने पाँव पे खड़े होने की आदत की जाए, क्योंकि एक घर भी बहुत अरसे लोन्स पर नहीं चल सकता। ये तो फिर एक मुल्क की बात है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।